नमस्कार। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं प्रकृति की दुनिया में और हमारा फोकस रहेगा भारत और ब्राजील के प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों पर। हमारे हाथ में है भूगोल का अध्याय 5 जो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के छात्रों के लिए काफी अहम है। जी बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का मकसद साफ है, इस अध्याय की मोटी मोटी बातें समझना, परीक्षा के लिए जरूरी नुक्ते पकड़ना और ये देखना कि कैसे जमीन, बारिश और ऊंचाई मिलकर किसी जगह के पेड़ पौधों और जानवरों की किस्मत तय करते हैं। बिल्कुल, ये अध्याय हमें दिखाता है कि भूगोल सिर्फ नक्शों और पहाड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का ताना बाना है। हम देखेंगे कि कैसे भारत और ब्राजील दो अलग अलग महाद्वीपों के देश होने के बावजूद प्रकृति की कुछ समान चुनौतियों और अजूबों को साझा करते हैं, और कैसे खासकर वर्षा का पैटर्न ही तय करता है कि कहाँ घने जंगल उगेंगे और कहाँ वो सिर्फ कांटेदार झाड़ियां। तो सफर शुरू करते हैं ब्राजील से। स्रोत सामग्री में चित्र 5.1 और 5.2 दिए गए हैं जो ब्राजील की वनस्पति और भौगोलिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं। चित्र 5.2 खास तौर पर दिलचस्प है ना? हाँ, वो क्रॉस सेक्शन वाला। हाँ, ये ब्राजील का एक क्रॉस सेक्शन दिखाता है। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे केक का एक टुकड़ा काट कर हम उसकी परतें देखते हैं, वैसे ही ये नक्शा दिखाता है कि गयाना हाईलैंड्स से ब्राजीलियाई हाईलैंड्स तक जाते हुए ऊंचाई, तापमान और बारिश कैसे बदलते हैं और उसका असर वनस्पति पर क्या पड़ता है। हाँ, वो क्रॉस सेक्शन बहुत अच्छे से समझाता है ब्राजील की विविधता को। देखिए, ब्राजील का बड़ा हिस्सा भूमध्य रेखा के पास है, खासकर अमेज़न नदी का बेसिन। यहाँ साल भर गर्मी रहती है। औसत तापमान मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बारिश भी जबरदस्त होती है, करीब 2000 मिलीमीटर सालाना। 2000 मिलीमीटर काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। नतीजा, यहाँ दुनिया के सबसे घने सदाबहार विषुवतीय वन मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स पनपते हैं। पेड़ इतने पास पास होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। पत्तियां चौड़ी होती हैं ताकि ज्यादा नमी सोख सके, और ये हमेशा हरी रहती हैं। और इन घने जंगलों में पेड़ कौन कौन से मिलते हैं? शुरू में पौ ब्राजील, रबड़, महोगनी, रोजवुड का जिक्र है। जी हाँ, पौ ब्राजील, वो तो वही पेड़ है जिसके नाम पर ब्राजील का नाम पड़ा है ना? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये सब कठोर लकड़ी वाले ऊंचे पेड़ हैं। इनके अलावा ऑर्किड जैसे हजारों किस्म के फूल और पौधे यहाँ की जैव विविधता को बेमिसाल बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से अमेज़न के ये वर्षावन पूरी दुनिया के लिए अहम है, इन्हें दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। दुनिया के फेफड़े, ये सुनने में जितना प्रभावशाली है उतना ही महत्वपूर्ण भी। ये हमारी हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये जंगल भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, वही गैस जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस पर हम सब जिंदा हैं। इनका होना सिर्फ ब्राजील के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह की वनस्पति का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अमेज़न के घने जंगलों से दूर ब्राजील के बाकी हिस्सों में क्या होता है, जहाँ बारिश कम होती होगी? हाँ, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं या ऊंचाई बढ़ती है तो बारिश कम होती जाती है। जहां साल में करीब 1000 से 1500 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां हमें पर्णपाती या पतझड़ी वन मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट जिन्हें कहते हैं। पर्णपाती जैसे भारत में भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ये पेड़ भारत के पर्णपाती वनों की तरह ही शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जहाँ बारिश और भी कम होती है वहाँ घास के मैदान, जिन्हें अवसाना भी कहते हैं, और फिर और कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। अच्छा, तो संक्षेप में ब्राजील में आपको विषुवतीय वनों से लेकर घास के मैदान और झाड़ियों तक सब मिलेगा। सब कुछ बारिश और तापमान का खेल है। ब्राजील की इस हैरत अंगेज वनस्पति विविधता को समझने के बाद चलिए अब अपने देश भारत की ओर रुख करते हैं। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है, विविधता भरपूर है। स्रोत का चित्र 5.3 भारत के अलग अलग वन प्रकारों का नक्शा दिखाता है। हाँ, भारत में भी वनस्पति का प्रकार मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर करता है। हालांकि जैसा आपने कहा, हिमालय जैसे क्षेत्रों में ऊंचाई भी एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। हम भारत के वनों को मोटे तौर पर 5 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, और ये वर्गीकरण परीक्षा के लिहाज से खास ध्यान देने लायक है। 5 प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार है सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां साल भर में 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और धूप भी खूब मिलती है। 2000 मिलीमीटर से ज्यादा? कहाँ कहाँ है ये भारत में? भारत में ऐसी जगहें हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां। ये जंगल बहुत घने होते हैं, पेड़ ऊंचे होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं और लकड़ी कठोर और भारी होती है, जैसे महोगनी, रोजवुड, रबड़। यहाँ तरह तरह की बेलें भी खूब मिलती हैं। यानी ब्राजील के विषुवतीय वनों जैसे ही, लेकिन शायद उतने विशाल नहीं। हाँ, प्रकृति में समानताएं दिखती हैं, पर पैमाने का फर्क हो सकता है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, पर्णपाती वन, डिसिजियोस फॉरेस्ट। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा है शायद भारत में। जी हाँ, ये भारत के सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं। यहाँ बारिश 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है। इन वनों की खासियत है कि ये गर्मी के मौसम, मतलब शुष्क ऋतु में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें पतझड़ी वन भी कहते हैं। अच्छा, पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ, सागौन जो फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर है, बांस, शीशम, चंदन, बरगद, पीपल जैसे कई महत्वपूर्ण पेड़ इन्हीं जंगलों में मिलते हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वन है। मतलब ये पेड़ मौसम के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। और उन इलाकों का क्या जहां बारिश और भी कम होती है, 500 मिलीमीटर से भी कम? उन इलाकों के लिए है तीसरा प्रकार, कांटेदार और झाड़ीदार वन, थॉर्नी श्रब्स। ये वहां पाए जाते हैं जहां साल भर में 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, गुजरात और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के वो हिस्से जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब जहां पहाड़ बारिश रोक लेते हैं। उन्होंने खुद को बचाना सीख लिया है। पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी भाप बनकर कम उड़े। जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहरी चली जाती हैं। कमाल का अनुकूलन है ना? खैर, बबूल, खेजड़ी जैसे पेड़ और नागफनी, कैक्टस, घृतकुमारी, एलोवेरा जैसी वनस्पतियां यहाँ आम हैं। प्रकृति वाकई कमाल की है। कांटों का भी अपना महत्व है। अब चौथा प्रकार। चौथा है तटीय वन, कोस्टल फॉरेस्ट्स। ये समुद्र तट के किनारे मिलते हैं, खासकर नदियों के डेल्टा इलाकों में जहां नदी समुद्र से मिलती है। यहाँ की मिट्टी दलदली और खारी होती है। इन मुश्किल हालातों में भी खास तरह के पेड़ उगते हैं जिन्हें मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव? हाँ, सुंदरबन वाले। बिल्कुल। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम के मैंग्रोव पेड़ बहुत मिलते हैं, इसीलिए उस इलाके का नाम सुंदरबन पड़ा। मैंग्रोव की लकड़ी तैलीय, हल्की और टिकाऊ होती है और इनकी जड़ें पानी के ऊपर भी दिखाई देती हैं, जो इन्हें टिके रहने में मदद करती हैं। ये तटों को कटाव से भी बचाते हैं। और पांचवा प्रकार हिमालय से जुड़ा है। बिल्कुल, हिमालयी वन, हिमालयन फॉरेस्ट्स। यहाँ ऊंचाई के साथ वनस्पति बदलती है। सबसे नीचे तलहटी में आपको मिश्रित वन मिलेंगे जिनमें सदाबहार और पर्णपाती दोनों तरह के पेड़ होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, मध्यम ऊंचाई पर आपको चीड़, पाइन, देवदार, फर जैसे शंकुधारी मतलब कॉनिफेरस पेड़ मिलेंगे, जिनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। ताकि बर्फ उन पर टिक ना सके। और ज्यादा ऊंचाई पर जहां पेड़ उगना मुश्किल हो जाता है, वहां मौसम के अनुसार खिलने वाले फूलों वाले छोटे पौधे या फिर अल्पाइन घास के मैदान मिलते हैं। तो ये वर्गीकरण काफी साफ है। परीक्षा के लिए छात्रों को न सिर्फ इन 5 प्रकारों के नाम और विशेषताएं याद रखनी होंगी, बल्कि नक्शे पर मतलब चित्र 5.3 पर इनकी लोकेशन को पहचानना और उसे वर्षा की मात्रा से जोड़ना भी समझना होगा। क्यों? सही कहा ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नक्शे पर आधारित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र को इशारा करके पूछ लिया जाएगा कि यहाँ किस प्रकार के वन मिलते हैं, या किसी खास पेड़, मान लीजिए सागौन या सुंदरी, का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। यह समझना जरूरी है कि 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश मतलब सदाबहार वन, 1000-2000 मिलीमीटर मतलब पर्णपाती और 500 मिलीमीटर से कम मतलब कांटेदार वन। ये कनेक्शन बैठाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब वनस्पतियों से वन्य जीवों की तरफ बढ़ते हैं। हमने सुना ब्राजील वनस्पति में बहुत समृद्ध है। क्या वन्य जीवों के मामले में भी ऐसा ही है? कहा जाता है कि वहां भारत से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। हाँ, ये बात सही है। ब्राजील को दुनिया के सबसे विविध वन्य जीवों वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ जानवरों की अनगिनत किस्में। अमेज़न के घने जंगलों में रंगीन मकाऊ तोते आसमान में उड़ते दिखते हैं। वाह! पेड़ों पर सुनहरे शेर जैसे तामरिन, गोल्डन लायन टैमरिन, उछल कूद करते हैं। ये असल में बंदर की एक प्रजाति है जो दिखने में वो सुनहरे शेर जैसी लगती है। अच्छा,
गोल्डन लायन टैमरिन। जी। जमीन पर प्यूमा और जैगुआर जैसे बड़े शिकारी जानवर घूमते हैं। और अमेज़न के अलावा स्रोत में पैंटेनल का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, पैंटेनल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय दलदली क्षेत्र है। बहुत बड़ा इलाका। ये विशाल एनाकोंडा जैसे सांपों और कैपिबारा जैसे बड़े कृंतकों मतलब रोडेंट्स का घर है। एनाकोंडा? जी हाँ। ब्राजील की नदियों में गुलाबी डॉल्फिन और विशाल ऊदबिलाव भी मिलते हैं। अटलांटिक तट पर स्वॉर्डफिश जैसी बड़ी मछलियां और हजारों समुद्री जीव पाए जाते हैं। वाकई ब्राजील वन्य जीवों का खजाना है। गुलाबी डॉल्फिन, कमाल है। नदियों में डॉल्फिन, ये तो ब्राजील की बात हुई। अब भारत की वन्य जीव विविधता पर आते हैं। हम भी कुछ कम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। भारत भी एक मेगा डाइवर्स यानी अत्यधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। यहाँ भी हर तरह के मौसम और इलाके के हिसाब से अलग अलग जानवर रहते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिणी भारत के गर्म और नमी वाले जंगलों में हाथी शान से घूमते हैं। हाँ, हाथी तो दिखते हैं। असम के दलदली घास के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसरस, ये हमारी खास पहचान है। असम का गैंडा, ठीक है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जंगली गधे और ऊंट दिखते हैं। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और याक रहते हैं। स्नो लेपर्ड, कितना खूबसूरत जानवर है। ना? और भारत के बाकी जंगलों, खासकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपको भारतीय बाइसन, जिसे गौर कहते हैं, सांभर, चीतल, बारासिंगा जैसे हिरणों की कई किस्में और बंदरों की ढेरों प्रजातियां मिलेंगी। और यहाँ एक बात आती है जो भारत को दुनिया में अनोखा बनाती है। स्रोत कहता है कि भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ बाघ और शेर दोनों अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये वाकई एक असाधारण बात है। बाघ, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, भारत के कई राज्यों के जंगलों में मिलता है, सुंदरबन से लेकर मध्य भारत और दक्षिण तक। लेकिन एशियाई शेर अब सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों तक ही सीमित रह गए हैं। सिर्फ गिर में? हाँ, सिर्फ गिर में। ऐतिहासिक रूप से इनका क्षेत्र शायद बड़ा रहा होगा, पर आज ये स्थिति है। ये भारत की वन्यजीव विरासत की एक अनमोल कड़ी है। इसके अलावा पानी में रहने वाले जीव और पक्षी भी तो है। हाँ बिल्कुल। भारत की नदियां, झीलें और समुद्र तट कछुओं, मगरमच्छों और घड़ियाल जो मगरमच्छ जैसा ही एक जीव है जिसकी थूथुन पतली होती है, उनसे भरे हैं। और आर्द्र भूमियां माने वेटलैंड्स यानी दलदली और पानी वाले इलाके पक्षियों के लिए तो स्वर्ग है। पक्षी, हाँ, कितने सारे हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, सोन चिरैया, जो अब खतरे में है, रंग बिरंगे किंगफिशर, तीतर, बत्तखें, तोते, सारस, कबूतर, पक्षियों की इतनी किस्में हैं कि गिनना मुश्किल है। तो परीक्षा के नजरिए से देखें तो छात्रों को कुछ खास जानवरों को उनके खास ठिकानों से जोड़ना याद रखना होगा, जैसे असम का गैंडा, हिमालय का हिम तेंदुआ, गिर का शेर, और हाँ, ये बाघ और शेर वाला अनोखा तथ्य तो जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इतनी सारी विविधता, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? स्रोत में अवैध शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी समस्याओं का जिक्र है। चीता तो भारत से विलुप्त ही हो गया। ये सुनकर दुख होता है। दुर्भाग्य से ये कड़वी सच्चाई है। अवैध शिकार, पोचिंग, खाल, सींग, दांत और अन्य अंगों के लिए जानवरों की जान ले रहा है। बढ़ता प्रदूषण पानी और हवा को जहरीला बना रहा है। और विकास के नाम पर यह खेती के लिए जंगलों को काटना, मतलब डिफॉरेस्टेशन, वन्य जीवों के घरों को छीन रहा है। इससे टकराव भी बढ़ता होगा, है ना, इंसान और जानवरों के बीच। हाँ बिल्कुल। इससे न सिर्फ जानवर खतरे में हैं, बल्कि इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। चीता का विलुप्त होना एक चेतावनी है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई और प्रजातियां भी हमेशा के लिए खो सकती हैं। और ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, जैसे आपने बताया, ब्राजील में भी वनों का क्षरण हो रहा है। स्रोत में 2016 के एक सर्वे का जिक्र है कि वहां 5 सालों में 5,600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल खत्म हो गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, अमेज़न जैसे वर्षावनों की कटाई एक वैश्विक चिंता है। ये सिर्फ पेड़ काटना नहीं है, ये उन दुनिया के फेफड़ों को कमजोर करना है, अनगिनत प्रजातियों के घर उजाड़ना है और स्थानीय समुदायों की जिंदगी को मुश्किल बनाना है। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए खासकर भारत में क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, सरकार ने वन्य जीवों और वनों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं,
पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार और जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये संरक्षित इलाके हैं। जी हाँ, ये संरक्षित इलाके हैं जहां शिकार और पेड़ों की कटाई पर रोक होती है ताकि जानवर और पौधे सुरक्षित रह सकें। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी विशेष योजनाएं चल रही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, हाँ सुना है। वनों के संरक्षण और नए पेड़ लगाने मतलब वनोरोपण को बढ़ावा देने के लिए भी कानून और कार्यक्रम है। लेकिन सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं है, इसमें जन जागरूकता और भागीदारी भी बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि संरक्षण के प्रयास जारी हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए इस अध्याय से कौन सी बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन पर छात्रों को फोकस करना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं। पहला और सबसे अहम, वर्षा और ब्राजील में ऊंचाई का वनस्पति के प्रकार से सीधा संबंध। ये भारत और ब्राजील दोनों के लिए समझना जरूरी है। 2000 mm प्लस इज इक्वल्स टू सदाबहार, 1000 to 2000 mm इज इक्वल्स टू पर्णपाती, 500 mm से नीचे इज इक्वल्स टू कांटेदार। ठीक है। वर्षा और वन। दूसरा, भारत के 5 वन प्रकार, सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, तटीय, हिमालयी। उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जैसे बारिश की जरूरत, पत्तियां गिरना, लकड़ी कैसी है, और हर प्रकार के कम से कम 2-3 प्रमुख पेड़ों के नाम। 5 प्रकार और उनके पेड़। गॉट इट। तीसरा, नक्शा कौशल। भारत के नक्शे चित्र 5.3 पर ये वन कहाँ पाए जाते हैं ये पहचानना आना चाहिए। इसी तरह जानवरों के नक्शों जैसे चित्र 5.4, 5.5 से ये समझना कि कौन सा जानवर किस इलाके की पहचान है। नक्शे वाले सवाल जरूरी हैं। बहुत जरूरी। चौथा, भारत और ब्राजील के कुछ खास वन्य जीव और उनके इलाके, जैसे अमेज़न का मकाओ, पैंटेनल का एनाकोंडा, असम का गैंडा, हिमालय का हिम तेंदुआ, गिर का शेर, प्रायद्वीपीय भारत का गौर। खास जानवर, खास जगह। पांचवा, दुनिया के फेफड़े किसे कहते हैं और क्यों? अमेज़न वर्षा वन, ऑक्सीजन, CO2। दुनिया के फेफड़े अमेज़न। छठा, भारत क्यों अनोखा है? बाघ और शेर दोनों का मिलना। बाघ और शेर वाला पॉइंट। और सातवां, वन्यजीव संरक्षण क्यों जरूरी है और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर, संरक्षण के प्रयास। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने सभी जरूरी बातें बता दी। तो ये थी भारत और ब्राजील की प्राकृतिक दुनिया की हमारी पड़ताल। साफ है कि दोनों देश कुदरत के खजानों से मालामाल हैं, पर इन खजानों को सहेजना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये विविधता सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसे समझना और बचाना हम सबका काम है। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में ब्राजील के रोका नाम की खेती का जिक्र है, जो एक तरह की स्थानांतरण कृषि मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, यानी जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करना और फिर नई जगह चले जाना। जरा सोचिए, क्या भारत में भी कहीं ऐसी खेती होती है? अगर हाँ, तो किन इलाकों में और वहां इसे किस नाम से जाना जाता है, इस पर थोड़ी खोजबीन कीजिएगा। अच्छा सवाल है, विचार करने लायक।